नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात कर रहे हैं मजबूत सत्ता पक्ष की। आज देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में इस पर खुश हुआ जा सकता है कि लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह स्थिति चिंता का विषय भी है। नई लोकसभा में विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। हताश विपक्ष लोकसभा में सत्ता पक्ष के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जबकि लोकतंत्र सशक्त विपक्ष के बिना सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। जिस मजबूत विपक्ष को लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, वो फिलहाल नदारद दिख रहा है। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों को 353 सीटें मिली हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस लोकसभा में केवल 8 सीटें बढ़ा पाई, जो अत्यंत निराशाजनक प्रदर्शन है। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई थी, तो ऐसा लगा था कि पार्टी को संजीवनी मिल गई है और बीजेपी के सामने वो कड़ी चुनौती पेश करेगी। लेकिन फिर लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में बीएसपी, सपा और आरएलडी के बीच हुए गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर बीजेपी से दो हाथ करने की ठान ली, लेकिन ये सभी प्रयोग फेल रहे। यूपी में बीएसपी को 10 तो सपा को केवल 5 सीटों पर विजय मिली। कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी को भी नहीं बचा सके। उधर बंगाल में टीएमसी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन बीजेपी 18 सीटें जीतने में सफल रही, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। जबकि राम मनोहर लोहिया ने भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए का पाठ सिखाया। अपने प्रयासों से उन्होंने आजादी के बाद एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को अपनी मौत से ठीक पहले यानी 1967 तक पानी पीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सख्ते में है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। वो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी नाराज हैं, जिन पर आरोप है कि अपने बेटों को चुनाव में जिताने के लिए उन्होंने पार्टी के हितों की परवाह नहीं की। इसी के चलते राहुल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने से मना कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जबकि आरोप है कि गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने में लगे रहे। ये बात और है कि वो भी चुनाव हार गए। कुछ इसी तरह का आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पर भी लगा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार डगमगाती दिख रही है, तो वहीं कर्नाटक में माना जा रहा है कि कांग्रेस जेडीएस सरकार वेंटिलेटर पर चली गई है। बिहार में लालू यादव की आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। राज्य में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और अब पार्टी में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग प्रबल हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हो गया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी के गढ़ में राजनीतिक हलचल मच गई। राज्य के 3 विधायकों समेत 50 पार्षदों के बीजेपी का दामन थामने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ टीएमसी ने ट्विटर के जरिए अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि बंदूक की नोक पर उन्हें शामिल कराया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सफल होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इस पर प्रसन्न हुआ जा सकता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह स्थिति चिंता का विषय है। लोकतंत्र सशक्त विपक्ष के बिना सफल नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो आज यही बातें चारों तरफ चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई फिलहाल विकल्प तो नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी साकार होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर इस पर खुश तो हुआ जा सकता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह स्थिति क्या वाकई में चिंता का विषय नहीं? नई लोकसभा में क्योंकि विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है, हताश विपक्ष लोकसभा में सत्ता पक्ष के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा,
ये भी सवाल है, जबकि लोकतंत्र सशक्त विपक्ष बिना कभी सफल नहीं हो सकता। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्या मनमानी करने का खतरा भी बना रहता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से तनु पाटनी जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। लखनऊ से कुछ खास मेहमान हैं, के शुक्ला जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही देहरादून से शादाब शम्स जी हैं, आप भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमने देवभूमि उत्तराखंड से भी एक बीजेपी के प्रवक्ता को अपनी चर्चा में शामिल किया है, ताकि देवभूमि के साथ जो कहा जाता था कि उसके साथ उपेक्षा होती रही है, उसकी भी बात पुख्ता ढंग से रखी जा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे से भी एक बीजेपी के नेता को हमने आमंत्रित किया है। साथ ही ताहिरा हसन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देहरादून से मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं तनु पाटनी जी आपके पास ही आऊँगा। मजबूत विपक्ष बिना लोकतंत्र कितना मजबूत हो सकता है? क्या बगैर मजबूत विपक्ष की कल्पना की जा सकती है स्वस्थ लोकतंत्र की? देखिए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इतिहास को देखें, भारत के इतिहास को, तो 1947 से लेकर अगर हम 90s तक की बात करें तो 67, 77 और 90 के अगर आप टर्म्स, पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी जो जितने भी पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं उन सब में विपक्ष कभी भी मजबूत नहीं रहा है। मल्टी पार्टी सिस्टम विद अ सिंगल पार्टी डोमिनेशन हमेशा से भारत के अंदर रहा है। ये अलग बात है कि उस समय वो सिंगल पार्टी डोमिनेशन जो है वो कांग्रेस का हुआ करता था। अब वो सिंगल पार्टी डोमिनेशन बीजेपी का है। न केवल सिंगल पार्टी डोमिनेशन, बल्कि जब भी ये सिंगल पार्टी डोमिनेशन हुआ है तब एक व्यक्ति का डायनामिज्म हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पहले नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी थे, फिर राजीव जी का करिश्मा था और अब मोदी जी का करिश्मा है। लेकिन ये कहना कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है वो गलत होगा। इसलिए क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। संविधान जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसके अलावा जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो ऑपोजिशन है उसको स्ट्रॉन्ग बने रहने दे, एक ऑपोजिशन को बनाए। क्योंकि देखिए, कबीर जी का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सफाई, यानी कि अगर आप निंदक को अपने साथ रखेंगे तभी आपका घर चमकेगा, तभी आपका आंगन साफ होगा। मैं ताहिरा हसन जी आपके पास आऊँगा। आप समर्थन कर रही हैं तनु पाटनी जी का, या फिर आपको ये लगता है कि एक मजबूत विपक्ष के बजाय अगर कंफ्यूज विपक्ष मिलता है तो वो भी नुकसानदेह साबित होता है? नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हमारी जो साथी थी उन्होंने कहा कि हमेशा से वन पार्टी रह रही है कांग्रेस के टाइम में। शायद ये भूल गई कि नेहरू के समय में लोहिया ने जिस तरह से नेहरू को संसद में जिस तरह से उनको लेफ्ट राइट किया था, शायद ही किसी ने किया हो। इंदिरा गांधी के समय में भी एक बड़ा मजबूत विपक्ष आंदोलन में उतरा था। जितना कमजोर विपक्ष इस समय हमारे सामने है, इतना कमजोर विपक्ष कभी भी नहीं था। और नेहरू ने ही नहीं कहा था, ये एक नोन फैक्ट है कि जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही, जिसको हम बहुत प्राउड करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। ये नेहरू ने कहा था जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, उस समय उन्होंने कहा था अगर ये आते कैबिनेट में बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर जो पावर में रही पार्टी वेलफेयर के इश्यूज नहीं उठाती, जनहित के इशू नहीं उठाती, तो विपक्ष ही उससे हेड ऑन लेता है। मुझे लगता है इस समय विपक्ष बहुत कमजोर है। वो कैसे हेड ऑन लेगा? जनता के इश्यूज अगर नहीं उठाती ये पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, तो वो कैसे, किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से इस मुद्दे को लेके जाएंगे? संसद से सड़क तक क्या उनकी लड़ाई होगी? उनके पास तो कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। उनके आपस में ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। मुझे लगता है कि इतना कमजोर विपक्ष हमने कभी नहीं देखा था। जब मेरा जो अपनी समझ है, और मुझे लगता है ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। बिल्कुल, आज हम इसीलिए इस विषय को चर्चा में भी लेकर आए हैं करना होगा कि ये तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष मजबूत अगर होता है तो उसके फायदे भी कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत ना हो
तो इसकी क्या क्या खामियां या फिर इसका कितना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, तब तो डेमोक्रेसी कमजोर हो गई। अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, बिल्कुल कमजोर है, तो हमारा जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है उसका क्या होगा? वो मैं कैसे गोविंद जी चलेगी? आपके पास आऊंगा जब उससे कोई हेड ऑन लेने के लिए तैयारी नहीं है। लेकिन जब बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो सवाल ये उठता है कि देश में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी, अगर देश की एक राष्ट्रीय पार्टी ये नारा खुद दे देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसका मतलब कि वो खुद चाहती है कि विपक्ष मजबूत ना हो, यानी कि विपक्ष विहीन हो भारत। तो ये हाँ, कितना ठीक रहेगा एक स्वस्थ कांग्रेस लोकतंत्र के मुक्त लिए? भारत गोविंद जी, नहीं, एक बात मैं जैसा कह दूं, जी। बीजेपी मुक्त भारत कर दिया, अब सिर्फ मोदी भारत है। अक्षय, जो कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का नारा था, उस नारे पर बीजेपी ने अनेक बार सफाई भी दी और अनेक बार ये बताने की भी कोशिश की कि उसका असली मकसद क्या है जी। और आप अगर कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त अगर कोई स्थिति आज बनी है तो उसके लिए जितनी बीजेपी जिम्मेदार है उससे ज्यादा कांग्रेस खुद जिम्मेदार है जी। आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्यों बाहर हुई? वहां तो बीजेपी ने उसको बाहर नहीं किया। आंध्र प्रदेश में जिस राज्य में विभाजन से पहले कांग्रेस सत्ता संभाल रही थी, उस राज्य में आज उनको एक भी सांसद उस राज्य से उनका चुनकर नहीं आया। वहां तो बीजेपी का भी कोई नहीं जीता, तो वहां तो बीजेपी भी मुकाबले में नहीं थी, वहां वो किससे मुकाबले में हारे? तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की नीतियां थी, निश्चित तौर पर बीजेपी को उन्होंने बढ़ाया है उन नीतियों ने, लेकिन कांग्रेस का जो सांगठनिक चरित्र रहा है, जिस तरह से कांग्रेस काम करती रही है हाल के वर्षों में, और सिर्फ राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद की बात नहीं है, सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए भी जो नीतियां कांग्रेस की थी, उन नीतियों ने कांग्रेस को कमजोर किया। कांग्रेस के जो परिवार से आने वाले अध्यक्ष थे, उन्होंने कोशिश की कि हमेशा पार्टी में इस तरह के व्यक्ति महत्वपूर्ण रहें जो यसमैन की भूमिका में हों, जो अपने आप से कुछ निर्णय लेने, अपने आप से प्रतिरोध की बात करने, अपने आप से पार्टी नेतृत्व से असहमति जताने की कोशिश करें। ऐसे लोग वहां पर हों ही नहीं, तो पार्टी में भी नहीं रहे, सरकार में भी नहीं रहे। आज आप देखिए कि जो स्थिति कांग्रेस में है, 4 राज्यों में कम से कम ममता बनर्जी बाहर हुई, कभी कांग्रेस में थी, कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट हुई, आज एक बड़ी पार्टी की नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अपने राज्य में कांग्रेस को बाहर करने में उनकी भूमिका रही। वाईएसआर को आप देखिए, वो कभी कांग्रेस के हिस्से थे, अलग हुए, आज वो एक अलग राज्य में एक अलग तरह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां के जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे और असामान्य परिस्थितियों में उनका जब निधन हुआ, उसके बाद जिस तरह उनको अलग थलग किया गया, उन्होंने बदले की शपथ ली थी, आज कांग्रेस को पराजित करके वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो कभी जो आज महाराष्ट्र में राजनीति की इतनी बड़ी शरद पवार की भूमिका है, वो भी कांग्रेस के संगठन से मतभेद के चलते अलग हुए थे, कभी अर्जुन सिंह अलग हुए थे। तो लंबी कतार है कांग्रेस में ऐसे लोगों की जिनमें राजनीतिक तौर पर जिनका कद अपनी पार्टी के पारिवारिक जो भूमिका वाले नेता हैं उनसे अगर बड़ा होता था तो उनको छोटा करने की कोशिश की जाती थी। इसीलिए आज आप देखिए कि कांग्रेस के पास आज संसद में अगर उनको अपना संसदीय दल का नेता किसी को चुनना है, कौन उनकी तरफ से होगा, इस भूमिका तक का अभाव है। बात सिर्फ संख्या बल की नहीं है। आज कांग्रेस के पास अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर 10 ऐसे नेताओं के चेहरे ढूंढने की कोशिश करें, जो नेता राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी जनता में छवि है, जो अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हो, जो मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सकते हो, आप ऐसे 10 लोग तो दूर, मुझे लगता है 5 लोग भी ढूंढने मुश्किल होंगे। जो चाटुकार हैं, जो गणेश पूजा करने में माहिर हैं, जो 3-4 लोगों के इर्द गिर्द मडराने में माहिर हैं, वो लोग कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों में हैं, वही लोग कांग्रेस के चेहरे हैं। और आज इसी वजह से कांग्रेस के पास इस ऐतिहासिक क्षण में चेहरों का जबरदस्त संगठन कमी है, भयंकर अभाव है कांग्रेस के पास कि अगर
राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अगर उतारू हैं, तो कौन ऐसा दूसरा चेहरा हो सकता है जिसको वो अध्यक्ष के तौर पर सामने लाए, जिसकी स्वीकार्यता देश भर में। बिल्कुल, इसीलिए हमने सवाल भी गोविंद जी इसी बात को लेकर उठाया कि मजबूत विपक्ष से अगर विपक्ष कंफ्यूज हो जाए तो फिर ऐसे कंफ्यूज विपक्ष का भी क्या वाकई में देश को फायदा हो सकता है, लोकतंत्र फायदे में रह सकता है एक कंफ्यूज विपक्ष होने के नाते। मैं के शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, मैं क्योंकि बीजेपी के नारे को ही याद दिला रहा हूं जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने की बात कही गई थी। हालांकि उसके बाद में कुछ तर्क भी दिए गए थे कि हमारा कहने का आशय कांग्रेस मुक्त भारत नहीं था, कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने से था। लेकिन क्या इस बयान को विपक्ष को ही खत्म होने से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए अक्षय जी, आपने बहुत ही समसामयिक विषय लिया है। लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है, लेकिन मजबूत विपक्ष संख्या बल के आधार पर नहीं होता है। संख्या बल से देखा जाए तो कांग्रेस ने 11% की बढ़ोतरी की है, भाजपा की बढ़ोतरी तो 7% की है, हमसे ज्यादा कांग्रेस बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी 15 गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है बहुजन समाज पार्टी। तो संख्या बल से नहीं, जागरूक विपक्ष की भी बड़ी जरूरत है। अटल अब भारतीय जनता पार्टी 85 में 2 सीटों पे चुनाव जीती थी, लेकिन तब भी हम लोग जागरूक थे। जब हम 88-89 में हुए तब भी जागरूक थे, जब हम 120 पहुंचे तब भी जागरूक थे। जागरूक विपक्ष और जागरूक नेता, जनता से जुड़ा नेता, जमीनी वास्तविकता से जुड़ा नेता, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जब तक आपके पास नहीं होगा आप जनता से जुड़ नहीं पाएंगे, मुद्दे उठा नहीं पाएंगे, संघर्ष कर नहीं पाएंगे। अफसोस ये है कि पिछले आपने देखा होगा लोकसभा जब चलती थी तो शोर शराबे के कारण बड़ा नुकसान होता था। संभवतः हमारे विपक्ष के नेताओं को लगता था कि यही विपक्ष की भूमिका है, लेकिन देश की जनता इसको पसंद नहीं कर रही थी। ये पहली बार हुआ था कि विपक्ष बहस की मांग करता है, हम बहस को तैयार हैं, और विपक्ष कोई न कोई बहाना बनाकर शोर शराबा करता था, बहस करने के लिए तैयार नहीं होता था। ये पहली बार हो रहा था जी। पहले ये होता था कि हम कहते थे बहस करो, तो वो बहस करने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो हमको शोर करना पड़ता था। इस बार हम तत्काल बहस के लिए तैयार होते थे। सर, इसीलिए तो हम मजबूत और कंफ्यूज विपक्ष की बात आज कर रहे हैं कि मजबूत विपक्ष का होना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष कमजोर हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो फिर क्या वो विपक्ष की भूमिका निभा सकता है? और ऐसी स्थिति में क्या देश की जनता ही मजबूत विपक्ष के तौर पर हो सकती है? मथुरा दत्त जोशी जी, ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या वजह रही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की कभी सबसे बड़ी पार्टी रही, देश की सबसे ज्यादा सत्ता हासिल करने वाली पार्टी रही, आज ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को 5 साल बाद भी एहसास नहीं हो पाया कि वो अभी भी विपक्ष में है? जी जोशी जी, मेरी आवाज पहुंची क्या आप तक? जी 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 बोलिए। सर, मेरा सवाल यही है कि विपक्ष के कानों तक अगर आवाज ठीक ढंग से ना पहुंचे ना, तो तभी हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कंफ्यूज हो गया क्या विपक्ष? आप कांग्रेस की इस हालत के लिए किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, विपक्ष कहीं कंफ्यूज नहीं है, न कोई विपक्ष के अंदर कोई ऐसी भावना है। विपक्ष अपना काम करेगा और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भी किया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, वो काम भी विपक्ष करेगा। और संख्या बल का बहुत बड़ा आधार नहीं होता है। अब विपक्ष का सवाल यह है कि मुद्दे सही उठने चाहिए सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई विचारधारा की होती है, लड़ाई मुद्दों की होती है, कोई व्यक्ति का लड़ाई किसी से नहीं है। और न विपक्ष कमजोर है, और लोकतंत्र है, कभी कोई ज्यादा रहता है कभी कोई कम रहता है। ये इसमें बहुत बड़ा काउंट नहीं करता, न इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता
को जनार्दन का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। जनता का जो आदेश है वो सिरोधार्य है। जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है और विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस और जन भावनाओं के अनुसार उनके मुद्दों को उठाने का काम करेगी और जनता के लिए संघर्ष करेगी, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करेगी और सड़क से लेकर संसद तक मजबूती के साथ मुद्दे उठाए जाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मैं जोशी जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि हम विपक्ष के नाते हम अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन करने का प्रयास करेंगे और उन मुद्दों को जो आम जनता के सरोकार से जुड़े हैं, जिन मुद्दों को लेकर लगता है कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, उस भूमिका को आप निर्वहन ठीक ढंग से करेंगे। तो पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि अब तो नई सरकार का गठन भी होने जा रहा है आज, उन पिछले 5 वर्षों में क्या मुद्दे सही ढंग से चयनित नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, या फिर उन मुद्दों को सही ढंग से उठा नहीं पाए आप लोग? नहीं, हर मुद्दा सही ढंग से उठा और जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया गया और सदन में जोरदार बहस भी की, सदन के बाहर भी उठाए गए। देखिए, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अब जो निर्णय जनता का आ गया तो उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि वो जनता का निर्णय है। और जो भी निर्णय जी जोशी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जो भी निर्णय जनता का आया है हम उसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में भी और सड़क में भी कांग्रेस संघर्ष करेगी, काम करेगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करेगी। और सरकार अगर कोई भी कहीं पर भी हल्का सा कोई इधर उधर का काम भी करेगी तो सरकार, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की बड़ी पार्टी होने के नाते भी सरकार के हर गलत काम का विरोध किया जाएगा और सरकार को सही रास्ते में लाने का प्रयास करेगी। चले ठीक, शादाब शम्स साहब मैं आपके पास आऊंगा। ताहिर हसन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शादाब शम्स साहब, मेरा प्रश्न ये है कि देश में हमेशा ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसका विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि जो ये कहा जाता है कि मनमाने तरीके से कहीं सत्तारूढ़ दल फैसले लेने पर ना आमादा हो जाए, तो उसके लिए एक विपक्ष का, मजबूत विपक्ष होना जरूरी होता है। आपको लग रहा है कि इस वक्त कोई पार्टी ऐसी है जो सशक्त भूमिका में नजर आ सकती है विपक्ष की? बहुत खूबसूरत पैनल आपने बिठाया और जैसे सबसे पहले तनु की टिप्पणी आई और एक बहुत मजबूत टिप्पणी उन्होंने की। हमारी ताहिरा हसन जी भी बहुत सुलझी हुई विश्लेषक हैं, उन्होंने और शुक्ला जी ने और राजू जी तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने पूरा चुनाव देखा। और जैसे उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पे विपक्ष की तुलना नहीं की जाती। अटल जी तो अकेले थे, लेकिन मजबूती से बात को रखना, अपनी बात पे अडिग रहना और मजबूती से अपनी बात को रखना। जिस तरह से पैनलिस्ट में से लगातार अच्छी अच्छी बातें आई, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लगी, उन्होंने कहा कि शुक्ला जी ने जो कहा कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी, विपक्ष भागा बहस से, जबकि विपक्ष आमंत्रित करता है सदन में बहस से, और सत्ता पक्ष बहस के लिए तैयार हुआ और विपक्ष भाग गया। तो कहीं ना कहीं ये चेहरा जो विपक्ष ने दिखाया, इसके ऊपर ये परिणाम कांग्रेस के आए। और अगर आज भी कांग्रेस अपना आत्मचिंतन नहीं करेगी, हमने जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, वो था कांग्रेस कल्चर कि घर बैठे रहो, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून एंड बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। कोई पैदा हो गया और उसने कहा मैं फला परिवार का व्यक्ति हूं, वो आए और चुनाव जीत के चले जाएं और वो जाके दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसे नकार दिया देश की जनता ने, जातिवादी राजनीति को नकार दिया देश की जनता ने, राष्ट्रवादी विरोध करने वालों को नकार दिया देश की जनता ने। क्या हम कभी सोच सकते थे कि कांग्रेस के नेता उन लोगों का समर्थन करेंगे जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उनके पास आप जा रहे हैं। कितना नीचे आपने राजनीति को गिराया है, राजनीति का स्तर नीचे गिरा है। कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को तकलीफ हुई। राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर कांग्रेस हमेशा स्टैंड लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सैफुद्दीन सोज वहां से कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं और कांग्रेस के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि सैफुद्दीन सोज के स्टेटमेंट का विरोध कर सके। एक लचर राष्ट्रीय नेतृत्व नजर आया और आज जिस तरह से उसकी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अरे लोकतंत्र ये भी है कि अगर आप हारे तो हार की जिम्मेदारी लीजिए। राहुल गांधी जी हारे, हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफा देने की पेशकश की, और उनके लिए 4 लोग, मात्र 4, मैं आपके चैनल पे भी देख रहा था, 4 लोग बैठे हुए एक पोस्टर लगा के पीछे कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर आपके अंदर इतना भी दम नहीं है कि आप
सच्चाई को स्वीकार कर सके। आपको लाइन बदलनी पड़ेगी, आपको राष्ट्रीयता की बात करनी पड़ेगी और आपको देश विरोधी लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप हर चीज के लिए, आपकी सेना स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आप अपने सेना के ऊपर प्रश्न उठा देंगे तो देश की जनता ने नकार दिया उन लोगों को जो देश के खिलाफ बात करेंगे। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि आपको जो भी बात करनी है देश हित में करनी है, एक गरीब की आवाज को उठाना है और जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के सिर्फ राष्ट्र हित की बात करनी है, तब ये कल्चर बदलेगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, जो विपक्ष को जिम्मेदारी मिले, उसे उसका ईमानदारी से निर्वाह करे, एक विपक्ष की भूमिका निभाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब लोकतंत्र मजबूत होता है, अगर विपक्ष मजबूत होता है, और हम चाहते हैं दिल से कि विपक्ष मजबूत हो, वो संख्या बल के आधार पर ना हो चाहे, लेकिन वो अपनी बात को, इसीलिए हम चर्चा में यही बातचीत कर रहे हैं कि क्या संख्या बल के हिसाब से ये आकलन किया जाना चाहिए कि संख्या बल अगर ठीक है, मजबूत है, उस हिसाब से विपक्ष मजबूत होता है, या फिर आवाज उठाने वाले या फिर नेतृत्व करने वाले उनकी क्षमता के आधार पर तय होता है। ताहिरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और साथ ही हम बात कर रहे हैं नेतृत्व क्षमता की भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेतृत्व हो, अगर नेतृत्व क्षमता ठीक नहीं है तो फिर इस तरह के प्रश्न तो होंगे ही। बिल्कुल, देखिए जो बात हो रही है, पहले मैं एक छोटा सा जवाब, एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे कांग्रेस के साथी ने जो अभी पूरी बात की, मैं कहना चाह रही हूँ कि आत्मचिंतन का समय है साथी। थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए। आपका सेवा दल क्या हुआ? खत्म हो गया। सेवा दल को मजबूत कीजिए, जमीन पे कनेक्ट कीजिए, लोगों के बीच में जाइए। मैं शुक्ला जी से नहीं सहमत होती, बिल्कुल कुछ लोग हैं वो आवाज उठाएं, बिल्कुल उठाएं, लेकिन संख्या का भी मतलब होता है। विपक्ष इतनी कम संख्या में अगर आता है तो ये कमजोर विपक्ष आवाज किस तरह से उठाएगा, आप बताइए। जाहिर है उठाएगा, उठाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन से कनेक्ट होना होगा, जनता से कनेक्ट होना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, इन्हें अपना सेवा दल को मजबूत करना होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ यही एक नेशनल पार्टी कांग्रेस है। अगर कांग्रेस बिल्कुल ही ना जमीन पे जाएगी, ना कनेक्ट होगी और ना अकाउंटेबिलिटी उस तरह से फिक्स करेगी, जगह जगह जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट्स थे उन पे क्या अकाउंटेबिलिटी उन्होंने फिक्स की। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अमेठी में हार जाते हैं, गांधीन बेस्टियन में अपने हार जाते हैं, अपने गढ़ में हार जाते हैं, कोई चिंतन होगा, कोई सोचा जाएगा? नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि आत्ममंथन का दौर है और एक बार फिर कांग्रेस को नए सिरे से उसको खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से इस्तीफे सौंपे गए कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं और इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं, और एक तरफ ये भी सूचनाएं आई कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि वो अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते, हाँ पार्टी को एक कार्यकर्ता के तौर पर मजबूत करने को लेकर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, क्या अगर गांधी वंश के बाहर से अगर कोई नेतृत्व होता है तो क्या वो कांग्रेस के भीतर ही स्वीकार्य होगा, और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ सकती है? हम बात कर रहे हैं मजबूत विपक्ष की। क्या किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? साथ ही एक प्रश्न ये भी है कि अगर मजबूत विपक्ष ना हो, साथ में कंफ्यूज विपक्ष हो, क्या वो देश के लिए हितकारी साबित हो सकता है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं तनु पाटनी जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक तरफ मजबूत विपक्ष, एक तरफ कंफ्यूज विपक्ष। कंफ्यूज विपक्ष क्या और ज्यादा सिरदर्द नहीं हो जाता है? आनंद, ये भी है कि विपक्ष कौन है? क्या केवल कांग्रेस को आप विपक्ष की तरह देख रहे हैं, या विपक्ष में कांग्रेस के अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनको भी आप विपक्ष की तरह देख रहे हैं? अगर आप थोड़ा अंकों, जो जितने वोट्स, जो सीट्स आई हैं उनको देखें तो करीबन 300 बीजेपी के पास आई हैं, एनडीए का मिलाकर 350 के आसपास है, यानी कि 200 के आसपास की जो सीट्स हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को मिली हैं, वो पूरा ऑपोजिशन है। केवल कांग्रेस को ऑपोजिशन की तरह देखना शायद नाकाफी हो। नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दल उस भूमिका में आ नहीं पाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भी और अंकों के लिहाज से भी कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी हो ही जाती है दूसरे नंबर पर। नहीं, हमें देखना होगा कि कौन ऐसा नेता है, भले ही वो कांग्रेस से हटकर आए, लेकिन जागरूक विपक्ष देखना होगा। इस वक्त कांग्रेस की हालत इस तरह की नहीं है कि हम उसको एक विपक्ष की तरह देख सके। कांग्रेस अपने आप में मंथन कर रही है, और ये मंथन कांग्रेस का चलता रहेगा कुछ वक्त तक, तो जब तक उनको, राहुल गांधी ने कल ही बोला है कि भाई मुझे अगला, जब तक आप अध्यक्ष चूज कर रहे हो तब तक मैं इंटरिम प्रेसिडेंट बना रहूंगा 1 महीने के लिए। तो
कांग्रेस अपने आप में मंथन कर रही है, वो देश के मसलों को क्या देखेगी। नहीं, लेकिन मंथन की जो बात कही जा रही कि एक नए सिरे से एक बार फिर, और ये तक भरोसा दिया जा रहा है राहुल गांधी को कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, वो जिस तरह से पार्टी को स्टैंड करने के लिए कदम उठाते हैं तो उनका सपोर्ट सभी नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से होगा। लेकिन ताहिरा हसन जी, ये तमाम बातें तो 2014 नतीजों के बाद भी कही गई थी कि जब कांग्रेस पार्टी का शायद सबसे बुरा प्रदर्शन इतिहास में रहा था, जब 44 सीटों पर आई। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते क्या कांग्रेस को इस बात से खुश होना चाहिए कि हम 44 से बढ़कर 52 तक आ गए, या फिर इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि हम पिछले 5 वर्षों में अगर समीक्षा नहीं कर पाए और अगर इस बार नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे उनकी राह इतनी आसान भी होने वाली नहीं है। क्या उम्मीद आप कर सकती हैं कि परिवर्तन का दौर देखने को मिल सकता है कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल हाई टाइम। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सब कुछ खत्म हो गया है। 2014 में नहीं लाए, अब की भी मैं कहूंगी कि जो कुछ भी सीटें बढ़ी है बहुत खुश होने की बात नहीं, बहुत खराब प्रदर्शन रहा इनका। इनको अभी भी उठ के पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिस्ट्रक्ट करना होगा। इन्हों लोगों को जोड़ना होगा, इन्हें जमीन पे जाने वाले लोगों को लाना होगा। मैंने कहा ना, सेवा दल खत्म हो गया, उसके बारे में 2014 में हारे, उन्होंने सोचा ही नहीं। सेवा दल बहुत अच्छा काम करता था इनका। अब सेवा दल को फिर से इनको मजबूत करना होगा। इन्हें ऐसे लोगों को लाना होगा कि जो काम करें। इन्हें चापलूस लोगों से दूर हटना होगा। नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ जो राहुल गांधी का थोड़ा तालमेल रहता है उसको इनको अपने को दूर करना होगा। इनको काम करना होगा। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, इस उत्तर प्रदेश पे कंसंट्रेट करना होगा। अगर प्रियंका गांधी को ये लाए हैं तो प्रियंका गांधी को उनको उत्तर प्रदेश में रखना होगा। उनको उत्तर प्रदेश में यहाँ रह के काम करना होगा और एक अपनी पूरी एक टीम बनानी होगी जो इस तरह के काम को करे और मजबूती से। नहीं, लेकिन आरोप तो गोविंद जी यही लगता है कि कांग्रेस में तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो आम कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुन नहीं पाते, उनकी बात को पढ़ नहीं पाते। और दूसरी सबसे बड़ी विपदा कांग्रेस के बीच में ये रहती है कि कांग्रेस के नेता दफ्तर में बैठकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इसीलिए हमने कई बार सवाल भी उठाया कि क्या कांग्रेस पार्टी आज की डेट में कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है, जहां पर हर आदमी नेता है, कार्यकर्ता कोई बना नहीं रहना चाहता। कार्यकर्ता है ही नहीं, ये तो उनके नेता नहीं कार्यकर्ता है ही नहीं, सिर्फ नेता हैं। गोविंद जी, ढूंढेंगे तो सब नेता मिलेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं। यही तो हम बार बार सवाल उठाते रहे। तोड़ना होगा गोविंद जी, चापलूसों का कॉकस इनको तोड़ना ठीक होगा। है जी। देखिए अक्षय, ये जो समस्या है ये सिर्फ राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। ये कई वर्षों से कांग्रेस इस समस्या से ग्रस्त है जी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव, 4 चुनाव कांग्रेस हारी है। और ये हाल के वर्षों के ये 4-5 चुनाव जो हैं उस पूरे दौर में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो चाहे वो राहुल गांधी रहे हो, दोनों उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश से सांसद थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया? स्थिति यह है कि करीब 7-8 महीने पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जब वो लखनऊ आए थे, एयरपोर्ट पे उनसे मिलने के लिए कुछ लोगों को मिलने का मौका दिया गया। उसमें एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता भी थे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप यहाँ, हम कुछ लोगों से तो फूल और गुलदस्ते ले लेते हैं, लेकिन जो बाहर जनता खड़ी है उसकी भी आवाज सुन लीजिए। सिर्फ इतना कहने पर उन की प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई और उनको किनारे कर दिया गया। तो अगर आप इतनी सी जनता से संवाद करने की बात अपने कार्यकर्ता की सुनना नहीं चाहते और आप ये अपेक्षा करते हैं कि पार्टी आपकी जीतेगी, आप भरपूर जनता आपको वोट देगी, तो मुझे लगता है कि ये हवा में बैठकर जमीन की बात सोचने जैसी कल्पना है। आपको जमीन पर बैठकर जमीन की बातें सोचनी पड़ेंगी। कांग्रेस जब तक अपने संगठन को दुरुस्त नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां से देश की राजनीति चलती, और बहुत पहले एक बार इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसी स्थितियां आई थी 1983 में, जब कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी, तब इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के ही एक वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका दी और कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। तो आपको कुछ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहता, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं परिवार से बाहर का, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, तो फिर वो अध्यक्ष वाकई
कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। अगर वो बाहर का होकर भी पपेट होगा तो कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। और जो बात विपक्ष की संख्या को लेकर है, मुझे नहीं लगता कि संख्या बल जितना है कांग्रेस के पास, सबसे बड़े दल का दावा उसी के पक्ष में है। भले ही उसको आधिकारिक तौर पर वो दर्जा न मिल पाए, लेकिन विपक्ष का नेता बनने का मौका कांग्रेस के पास होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है डीएमके, वो कांग्रेस के साथ है। तो कम से कम एक बड़ा सामूहिक विपक्ष कांग्रेस और उसके जो सहयोगी हैं उनके इर्द गिर्द बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो विपक्ष संसद के अंदर करेगा क्या। आप पिछली बार भी संसद में थे, आप संसद के अंदर कितने दिन बोले, कितने दिन आपने संसद के बाहर आकर संसद चलने के दौरान आप संसद के बाहर आकर धरने प्रदर्शन करते रहे, संसदीय कार्रवाई की आप बाधाएं डालते रहे और बाहर सड़क पर आकर आप प्रदर्शन और दूसरी तरह की राजनीति करते रहे। उसके पहले जब मनमोहन सरकार का दूसरा कार्यकाल था, उस दौर में बीजेपी ने भी लगभग ऐसा ही किया। तो अगर संख्या में कम होते हुए भी जो विपक्ष है वो संसद के अंदर जमीनी मुद्दों को उठाए, बहस करे, तो निश्चित तौर पर वो संसदीय कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण अपनी दखल दे सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी या जो भी केंद्र की एनडीए सरकार होगी उसको हर तरह की मनमानी करने से रोक सकता है। और अभी भी 2020 अप्रैल के बाद तक ऐसी संभावनाएं हैं कि राज्यसभा में कांग्रेस बीजेपी एनडीए का बहुमत नहीं हो पाएगा। तो कम से कम तब तक स्थितियां तो वैसे ही अपर हाउस में विपक्ष के पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाने की बात विपक्ष करे, कांग्रेस करे, अपने सहयोगियों के साथ करे, क्योंकि वहां भी एक खतरा है। अगर आप विपक्ष की बात करें, आप बचे हुए 200 सांसदों की बात करें, तो ममता बनर्जी की अपनी ढपली है, उनका अपना राग है। उत्तर प्रदेश में मायावती होंगी, उनकी अपनी ढपली होगी, अपना राग होगा। तो इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका जो अपना अपने राज्यों को लेकर जिस तरह की भूमिका होगी, वो एक सामूहिक तौर पर एक मुद्दे को उठाने में बाधा बन सकती है। हमने पिछली संसद में भी देखा, जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लगातार 20 दिन संसद के अंदर नारे लगाती रही, गाने गाती रही, बाजे बजाते रही और अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करती रही। बाकी सदन की कार्रवाई से उनको कोई लेना देना नहीं था, सारी कार्रवाई उन्होंने बाधा उसमें डाली। तो अगर अलग अलग राज्यों का जो बटा हुआ विपक्ष है, जिसको आप बार बार कंफ्यूज विपक्ष कह रहे हैं, अगर विपक्ष इस तरह से रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए को मनमानी करने के मौके मिलेंगे और वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। बिल्कुल। और अब गुंजाइश तो इस बात की नजर भी नहीं आती कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि जिस वक्त एकजुटता की उम्मीद की जा रही थी उस वक्त नहीं हो पाई। तो अब नतीजों के बाद एकजुट विपक्ष हो पाएगा, इस बात की संभावनाएं भी कम है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, देश के सबसे बड़े सूबे की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, वहां पर तकरीबन 30 साल का वक्त हो गया बीजेपी को कांग्रेस को जनता से अपना भरोसा खोए हुए। आप तो अब भले ही उत्तराखंड में राजनीति करते हैं, लेकिन 19 साल ही अभी 19वां वर्ष चल रहा है, उत्तराखंड को अलग राज्य बने। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे बड़े सूबे की जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया कांग्रेस पर? आप तब से अपनी कमजोरियों को तलाश नहीं पाए, तो अब उसको तलाश कर दूर कर पाएंगे, इस बात की कितनी संभावनाएं बनती हैं? देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से जब 89 में कांग्रेस की सरकार गई, निश्चित रूप से तब से कांग्रेस वहाँ बहुत ज़्यादा बैकफुट में है रही और कोशिश भी की गई, कई गठबंधन भी हुए, कई अन्य दलों के साथ भी सम्मिलित होकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसका नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ गठबंधन का। गठबंधन करने का भी एक खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, वो सबके सामने है। उसके बाद भी प्रयास किया कांग्रेस को रिवाइव करने का, नहीं हो पाया। कांग्रेस अपने उस स्वरूप में सामने नहीं आ पा रही जिसमें कांग्रेस को होना चाहिए था। और अब की बार के चुनाव के तो सारे आंकड़े आपके सामने हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ, ये तो अप्रत्याशित चुनाव है और कई जगह आप सभी लोग, आपका भी आकलन था, हमारा भी आकलन था, कांग्रेस कम से कम 10-12 सीटों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीत कर आएगी। तो मुश्किल से एक सीट हमारे पास मिल पाई, अमेठी जो हमारा परंपरागत सीट है अमेठी की रही, उसको भी हम लोग
हार गई। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत ज्यादा चिंतित है। नहीं तो इसके पीछे जोशी जी आप ये वजह मानते हैं कि जो कांग्रेस का कैडर था उससे पकड़ लगातार ढीली होती चली गई और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस का जनाधार सिमटता चला गया और आज नौबत ये तक आ जाती है कि पार्टी के प्रेसिडेंट को अपनी सीट तक गंवानी पड़ जाती है। एक तरफ बीजेपी है जहां पर यह कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख से लेकर हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाता है। मैं देखिए, सत्ता की राजनीति बहुत कुछ कराती है। निश्चित रूप मैंने कहा ना 89 से हम लोग आउट ऑफ पावर है, वहां पर सत्ता में नहीं है और 89 से लेकर 96 में गठबंधन हुआ, 300 सीट में बसपा लड़गी, 125 सीट में कांग्रेस लड़ी। अन्य समय पर भी गठबंधन हुआ तो जगह जगह वहां से निश्चित रूप से जनाधार कांग्रेस ने खोया, क्योंकि कार्यकर्ता को तो संरक्षण चाहिए, उसको किसी न किसी का संरक्षण चाहिए, वो जाएगा उसके साथ, वो चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो। जहां अगर सत्ता से बाहर होना पड़ता है तो फिर जो कार्यकर्ता जरूर सत्ता का संरक्षण प्राप्त करना चाहता है, वो संरक्षण चाहता है। तो इसलिए कार्यकर्ता टूटता चला गया। निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान सारे लोग चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक हम पार्टी को अपने पुराने स्वरूप में नहीं ला सकते हैं तब तक नहीं ये एक्सक्यूज भले ही दे दिए जाए, ये एक्सक्यूज के शुक्ला जी भले ही दिए जाएं कि हमारी सत्ता नहीं थी, इस वजह से थोड़ा बिखराव का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि साल 2014 के पहले तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, फिर आप ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि इस सत्ता में ना होने का खामियाजा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में जहां पर कांग्रेस का बीजेपी से कहीं ज्यादा जनाधार माना जाता था, ज्यादा मजबूत मानी जाती थी, वहां पर बीजेपी जाकर घुसपैठ भी करने में कामयाब रहती है और जनता को भरोसा दिलाने में कामयाब रहती है कि हम परिवर्तन लाने का मादा रखते हैं। तो क्या ये न मान लिया जाए कि इस तरह के बयान देकर के शुक्ला जी खुद कांग्रेस को कमजोर करते हैं उनके ही अपने नेता? देखिए एक बात मैं अक्षय जी, अटल जी मैं जोशी जी आ रहा हूँ आपके पास। अटल जी ने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस को जमीनी वास्तविकता समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस जमीनी वास्तविकता को नहीं समझेगी तो एक दिन आएगा जब अपने अस्तित्व के लिए उसको भटकना पड़ेगा। आज कांग्रेस अपनी जमीनी वास्तविकता से दूर है। जनता क्या चाह रही है वो नहीं जानती है और उसको समझ में भी नहीं आता है कि आखिर जनता क्या चाह रही है। वो सारे मुद्दे उठाती है जिसके से जनता में प्रतिक्रिया होती है। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा तो बहुसंख्यकों में क्रोध की भावना अपने आप उठ जाती है। जब वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हम इस तरह की सुविधाएं देंगे, इस तरह क्यों देंगे इस तरह की सुविधाएं? आप कहिए कि हम भारत के सभी 125 करोड़ नागरिकों को देंगे। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि हिंदुओं को देंगे, कि मुसलमानों को देंगे, कि सिखों। आप कहिए देश के सब नागरिक के लिए सड़क बनेगी, सब नागरिकों के लिए पानी आएगा, सब नागरिकों के लिए बिजली जलेगी, सब नागरिकों के लिए शौचालय बनेंगे, तब देश की जनता आपकी भावनाओं के साथ जुड़ेगी, आपके साथ जुड़ेगी। अभी जोशी जी जो कह रहे थे कि सरकार न रहने से हमारा संगठन छिन्न भिन्न हो गया, मान्यवर हम 2 सीटों पे जीते थे 1985 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हम विचार की डोर से बंधे हुए हैं, हम वैचारिक धरातल से जुड़े हुए हैं। आप न विचार आपके पास है, न कोई आपके पास लक्ष्य है, न स्पष्ट नेतृत्व आपके पास है। आपका नेतृत्व ही जागरूक नहीं है। सदन में बैठकर आंख मारने से नेतृत्व की पहचान नहीं बनेगी। नेतृत्व को गंभीर चिंतन करना पड़ेगा आपको और एक परिवार की दास्ता से मुक्त होना पड़ेगा आपको। जब तक आप एक परिवार की दास्ता में बने रहेंगे, स्वाभाविक नेतृत्व कांग्रेस में पनप नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जमीन से चले हैं, पैरों में उनकी बेवाइयां फटी हुई देखी गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पैरों में फटी हुई बेवाइयां देखी गई हैं। तब आज अटल जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के शिखर में पहुंचे हैं। कल कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है सर, कोई भी कार्यकर्ता। इसीलिए आज इस विषय को भी हम लेकर आए हैं कि एक जज्बा होता है पार्टी, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है और जिस पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं की पूछ परख बंद हो जाए तो फिर वो पार्टी कितना मजबूत रह सकती है, इस पर भी प्रश्न उठते हैं। शादाब साहब, लेकिन एक प्रश्न और जो उठता है, जो जनता के जहन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं कि जब पार्टियां अपनी नीतियों से ही भटक जाती हैं, क्या उस परिस्थितियों में आम जनता पर अपना भरोसा कायम करना पाना मुश्किल होता है?
कि कभी आपके विचार कुछ हो जाते हैं, फिर कभी आप कहते हैं कि नहीं नहीं अब हमारा रास्ता हम इस रास्ते पर चलेंगे। क्या ये कंफ्यूजन और ज्यादा मुश्किलें नहीं पैदा करता कि जब आप खुद कंफ्यूज हैं तो जनता आप पर भरोसा क्यों करे और कैसे करे? बिल्कुल अक्षय, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो खुद कंफ्यूज हो अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। कभी आप जनेऊ दिखाते हैं और कभी आप जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से छोड़ के अपनी परंपरागत सीट को आप वायनाड भाग जाते हैं और देश में एक माहौल बनता है, एक मैसेज जाता है कि राहुल गांधी को देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पे भरोसा नहीं है, वो क्रिश्चियनों पे और मुसलमानों पे भरोसा कर रहे हैं वायनाड जाके। तो ये अपने आप में कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की राजनीति को दिखाता है कि कांग्रेस किस दिशा में राजनीति कर रही थी, कांग्रेस किस दिशा में जा रही थी। कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरह से झूठ की एक आडंबर बना के झूठ की राजनीति करने की कोशिश की, जिस तरह से झूठ फैलाने का एक मंचों पे खड़े होकर कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोला, नकार दिया देश की जनता ने। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वो जो विश्वास खो चुकी है देश की जनता के बीच में, पहले देश की जनता का विश्वास कांग्रेस को हासिल करना पड़ेगा और उस विश्वास को हासिल करने के बाद कांग्रेस जब जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगी तो शायद कहीं जाके एक आम जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी। उसके लिए कांग्रेस के नेताओं को झूठ की राजनीति से बाज आना पड़ेगा। और मैं जितना समझ पाया हूं, आपकी डिबेट में एक बहुत खूबसूरत डिबेट यहां हुई और जितना मैं समझ पाया सब लोगों ने अपने अपने बहुत चुनावी विश्लेषक और जो बहुत जानकार हैं, जो जमीनी स्तर को समझते हैं, देश के मूड को समझते हैं, उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियां दी, अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी कांग्रेस के मेरे मित्र बहुत आदरणीय मथुर जोशी जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बार भी इन सजेशंस को स्वीकार करने का दम नहीं दिखाया। ये कांग्रेस की कमी है कि वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे चूक हुई है। जब तक कांग्रेस अपने आप अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेगी और वो उसे ये एहसास नहीं होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है। आखिरकार आप अल्पसंख्यकों के नाम पे आप राजनीति तो करते रहे, लेकिन क्या आपने बहुसंख्यकों के बारे में चिंता की? पहली बार ऐसी सरकार आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिसने बहुसंख्यकों के बारे में सोचा। आप बताइए, मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है इस बात पे कि जब मैं मक्का मदीना जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कितना खूबसूरत मक्का और मदीना में उन्होंने अरेंजमेंट्स किए, क्या किए। लेकिन जब हम अपने हिंदुस्तान में जहां 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, जब बद्री केदार जाने की बात करते हैं, जब हम अपने चारों धामों पे जाने की बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि सुविधाओं का टोटा है। लोग अपने सर पे कफन बांध के आ रहे हैं और ये सोच के आते हैं कि क्या हम जाएंगे, वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो क्या सोच नहीं सकती थी कांग्रेस लगातार सत्ता में रही? तो कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। चले आत्ममंथन की बात तो अब कांग्रेस में भी कही जा रही है, लेकिन ताहिरा संजीव, जैसा आपने भी कहा कि कोई भी पार्टी अगर खुद को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी जरूरत होती है कि उसकी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट हो, मजबूती के साथ धरातल पर काम करे। दूसरी बात होती है कि उसके सहयोगियों में कौन कौन हो सकते हैं, अपने सहयोगियों को किस तरह से पिरो कर आगे बढ़ना है। और ये स्थिति तब होती है जब आपके पास बेहतर नेतृत्व क्षमता होती है। अगर नेतृत्व क्षमता का अभाव हो तो फिर आपको नहीं लगता कि यही हालत होती है, वो चाहे कोई भी दल हो। और सवाल तब उठा दिए जाते हैं जब कमजोरियों को बताने की कोशिश की जाती है, कमियों को बताया जाता है तो कह दिया जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहा है, या फिर गोदी मीडिया है, फला फला तरह तरह के सवाल ये तक कह दिया जाता है कि आप तो फला पार्टी के प्रवक्ता हो। क्या ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? हमारा तो काम है आईना दिखाना कि आप कहां पर गलत हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो सुधार कीजिए, वरना जाइए आगे गड्ढा है, गिरेंगे आप ही। अक्षय, इनमें दम नहीं है सुधार करने का। अगर आप देखें, मैं कह रहा हूं एक बार आऊंगा आपके पास, शान साहब आप आऊंगा आपके पास, ताहिरा संजीव। हाँ, सबसे बड़ा प्रदेश है तो जाहिर है यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस को फिक्स करनी पड़ेगी कि जो देख रहा था, जो प्रेसिडेंट था, उसपे कहाँ कमियां रही। अगर अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स नहीं करेंगे और मजबूती से एक डिसिप्लिन नहीं लाएंगे संगठन में तो मुश्किल होगा। लेकिन अभी हमारे एक साथी जो कह रहे थे बीजेपी की वायनाड चले गए, भाई वायनाड भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हमारा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जगह से लड़े थे, ये कोई इश्यू नहीं है। देखिए, और मुसलमानों के लिए किया, भाई क्या किया? सच्चर कमेटी ने तो बताया कि माइनॉरिटीज की हालत बहुत खराब है। तो इसको देखिए, फिर से जात पात धर्म मत बांटिए, बात कीजिए देश की बात।
कांग्रेस ये में बात तो हम सबसे लोग बड़ी हमेशा कमी कहते रही, रहे कहते सबसे बड़ी रहे कमी। कि जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस हिंदुस्तान में यही है कि हमेशा इन्हीं को लेकर राजनीति होती रही है। हाँ। और ये आज से पहली बार नहीं हो रही बिल्कुल, और है। मेन लेकिन मुद्दे ये जो होते बताइए हैं, भरोसा जन बढ़ाने संसार का के तरीका मुद्दे कहीं ताहिरा पीछे हसन जी चले क्या जाते है? हैं। सभी माइनॉरिटीज में भी भरोसा मेरा- बढ़ाने का तरीका क्या है कि यकीन हो पाए कि जो देखिए, सरकार है वो सबकी minorities है। के भी जो इशू हैं, बिल्कुल सबकी सरकार है। प्रधानमंत्री सिर्फ किसी बीजेपी पार्टी के कुछ लोगों के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। जाहिर है यहाँ पे रहने वाला एक एक बंदा जो है उसके प्रधानमंत्री है। तो जाहिर है जो रंगनाथ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई उसको इम्प्लीमेंट, कांग्रेस ने भी नहीं किया उनके समय में आई। मुझे लगता है अगर बीजेपी इसको रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दे तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन आपको भाई, नहीं लग रहा है कम्युनिटी कि को एक तो भय का चाहिए, रोटी वातावरण, चाहिए, कपड़ा क्योंकि चाहिए, माइनॉरिटी नौकरी से चाहिए, मतलब और क्या सिर्फ चाहिए? मुस्लिम समुदाय से ताहिरा हसन जी लगा दिया Security जाता है। चाहिए। अल्पसंख्यकों में और भी आबादी आती है, उनको लेकर कभी इस तरह की बात नहीं होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का कर भी कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाए रखना चाहते हैं? हम तो सीधा नाम लेकर कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जैसे नेताओं को आप क्या मैं कहेंगे हमेशा कहती जो हूं ये कि कहते हैं कि अब 2024 जो तक आपको झेलना भड़काऊ- पड़ेगा? झेलिए। नहीं, देखिए, झेलना नहीं है। ये सरकार है, सरकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हम बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये लोकतंत्र है। अभी हम इतने हताश और निराश नहीं है कि हम अपने हुकूक अपने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। मुझे लगता है ऐसे जो भी माइनॉरिटी के लोग भी हैं जो इस तरह की गलत नहीं तो बात ये करते हैं, मैं अंतर है ना उनको मैडम, मानती हूं कि they are two हम sides इसी of the अंतर same को भी तो coin। पाटने की दोनों कोशिश कर रहे साइड के लोग इस हैं। तरह की हम बातें इसी करते अंतर हैं। को भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को बैरिस्टर कहने वाले गोविंद पंत राजू जी 5000 का पान खाने की जब सलाह देने लग जाते हैं और जब सरकार अभी शपथ ग्रहण नहीं होता है तब ये बयान देने लग जाते हैं कि भाई अब तो 2024 तक झेलना है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम सब एकजुट होकर मुसलमान। ये मैसेज, क्या ये डराने की कोशिश खुद नहीं की जाती है? मुसलमान दुकानदारी करते हैं। देखिए अक्षय, जो उनका बयान था, खाली उनका बयान नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस तरह की एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि बड़ा बुरा वक्त अब आने वाला है और इसको हम सबको झेलना है। तो एक पहलू तो ऐसा है, क्योंकि जिन लोगों की दुकानें, जिन लोगों का पूरा शख्सियत अल्पसंख्यकों के नुमाइंदों के प्रतिनिधि बनकर होती है, जिनके सारे हित अल्पसंख्यकों की राजनीति करने से जुड़े हैं, वो राजनीति हो या समाज में उनकी दावेदारी करने से जुड़े हों, ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कही थी, उसके बाद देश के बड़े जो मुस्लिम क्लैरिक्स हैं, जो बड़े जागरूक मुस्लिम समाज के नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उनकी तरफ से भी ये बात आई है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो हम उस पर यकीन करते हैं। हम चाहे वो देवबंद की तरफ से आवाज आई हो, बरेलवी तबके से आवाज आई हो, और भी जगहों से आवाजें आई, तो अगर समाज ये बात मान रहा है कि हमें भरोसा करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा सकारात्मक सोच है। और अगर कुछ लोग समाज का प्रतिनिधित्व करने की जो दावेदारी करते हैं, उनकी अगर नकारात्मक सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है। अगर बड़ा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा ये मानकर चल रहा है कि हाँ, इस सरकार को हमारी चिंता करनी होगी और हम इस सरकार से उम्मीदें रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सार्थक किस्म की पहल होगी। और इस पहल का जो प्रधानमंत्री के जो वाक्य हैं, प्रधानमंत्री ने जो भरोसा देने की बात कही है, इसका पूरा नैतिक बोझ प्रधानमंत्री पर है कि वो कम से कम उनके जो कृत्य हैं, उनकी जो राजनीति है, वो कहीं ऐसी न दिखाई दे कि वो देश को टुकड़ों में बांटकर, समाज को टुकड़ों में बांटकर देख रहे हैं। वो वाकई में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके प्रतिनिधि बने, ये अपेक्षा देश उनसे बिल्कुल करता है। बिल्कुल मुझे लगता है अपेक्षा इस बात की तो है ही है। ये जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम के सर समापन का भी वक्त हो रहा है। शादाब शम्स साहब, बड़े संक्षेप में अगर आप अपनी बात पूरी कर पाए, क्योंकि आपने सबका साथ सबका विकास के साथ इस बार सबका विश्वास की बात कही है, और अगर किसी एक तबके में, अगर किसी के बहकावे में ही सही, अगर डर का माहौल बनता है तो उस डर को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। सरकार में आप लोग हैं, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? बिल्कुल अक्षय, पिछले चुनाव में अगर आप देखें, जो 2014 को चुनाव था, तो मुस्लिम समाज के अंदर एक डर, दहशत का वातावरण कांग्रेस और विपक्ष ने फैलाया था। कहा था पूरा हिंदुस्तान गुजरात बन जाएगा 5 सालों में। क्या बना?
आज देश को मोदी जी ने जहां 3 तलाक पे बहनों को राहत दी, जहां मुस्लिम समाज को चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, इनके तहत मुस्लिम लोगों को लाभ मिला, तभी तो 12.5% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं राष्ट्रवादी मुसलमानों से, आए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो लोग आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी हो, इनकी दुकानदारी बंद हो गई। तो आप लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और वो सही और गलत का आकलन ठीक ढंग से कर लेती है और जनता के ऊपर ही इस बात को लेकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाए कि जिनको लेकर सवाल उठते रहे, उन सवालों का जवाब ठीक ढंग से दिया जाए, ताकि ये विश्वास और पुख्ता हो और मजबूत हो और लोगों का भरोसा भी तब जाकर बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक मजबूत सत्ता पक्ष के सामने मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष अगर कंफ्यूज खुद रह जाए तो फिर क्या ऐसा विपक्ष भी देश के काम में बेहतर तरीके से अपने फर्ज को अंजाम दे सकता है? हालांकि ये सवाल कांग्रेस से जुड़े हुए थे कि कांग्रेस जो सबसे ज्यादा देश पर सत्ता हासिल करने वाली पार्टी रही है, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उसे विपक्ष की भूमिका भी मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन अभी भी वक्त है। कहते हैं कि परिवर्तन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला वक्त सुखद हो सकता है देश के लिए, क्योंकि राजनीति को जन सेवा कहा जाता है। और अगर वाकई में आप जन सेवा करना चाहते हैं तो जन से जुड़े मुद्दों को भी उठाना होगा और सही दिशा में उन प्रश्नों को ले जाना होगा ताकि उनके सही जवाब भी मिल सके। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।